टेक्नोलॉजी तो आ ही रहा है, आईसीटी इनकॉर्पोरेट होगा फिर से, बट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही पॉइंट्स आएंगे जैसे कि ऑडियो बुक्स हो गए, ये आईसीटी ही बना रहा है। हियरिंग एड्स हैं, वहाँ पे भी आईसीटी का यूज़ होगा। स्मार्ट क्लास, स्क्रीन टच मोबाइल फ़ोन्स और एनी टाइप ऑफ मटेरियल, लेज़र केन्स वगैरह, ये भी आपके आईसीटी का ही देन है। तो एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड असिस्टिव डिवाइसेस कितना हेल्पफुल होता है स्पेशल एजुकेशन में और CWSN बच्चों को, उसको देखना है। ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे हमने बोल दिया बार बार 2.5 है फॉर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड 5.2 है ANU एंड YVU के लिए। ANU एंड YVU फोर्थ सेम बच्चों के लिए। ठीक है, फोर्थ सेम बच्चों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट आईपी होता क्या है, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी जुड़ गया तो सिर्फ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो बोरिंग लगेगा, उसका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका पूरा नाम है इस प्रोग्राम का इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम एंड यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन के लिए कैसे हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे जो हेड रेज करके आगे बढ़ रहा है वो है टेक्नोलॉजी, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताया गया है। ठीक है, सो हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। आप चाहो तो ये फर्स्ट इंट्रो पार्ट है, फिर उसके एलिमेंट्स लिखने हैं कि आईपी जो है, आईपी को बनाने के लिए कौन कौन चाहिए और क्या क्या उसका फंक्शन है, एम क्या है। टेक्नोलॉजी का तो यूज़ कर लिया, बट उसका एम क्या है उसको यूज़ करने का, वो लिखोगे। इम्पॉर्टेंस एंड पर्पस लिखेंगे, कौन से पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह को। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईपी टीम, देखो टेक्नोलॉजी बस बना दिया यूज़ कर लिया ऐसा नहीं है, एक एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़ को पहले सर्टिफाइड होना पड़ेगा, तभी जाके वो क्लासरूम्स में यूज़ होते हैं, सो दैट उसको प्रॉपरली यूज़ हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईपी टीम इन इंडिया कैसे बनता है, वहाँ पे कौन कौन मेंबर्स होंगे वो लिखे जाएंगे। फिर देखो स्टेप्स दिया जाएगा कैसे हम इफ़ेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर्टन जो भी आईपी प्रोग्राम है, इसको आईपी को कैसे कर सकते हैं। जैसे स्टेप 1 रेफरल, स्टेप 2 असेसमेंट, स्टेप 3 प्रोग्राम लर्निंग, स्टेप 4 इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप 5 इवालुएशन, स्टेप 6 कंप्लीशन, कंप्लीट करने का। फिर प्रॉब्लम्स इन एप्लीकेशन ऑफ आईपी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, वो इश्यूज़ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबको, सारे टीचर्स जो होते हैं ना उसको हमेशा पता नहीं रहता उनको कि क्या इसका इस्तेमाल है, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ इंट्रो देना है, क्योंकि ये हाईलाइटेड जोन पे है, इसी का ही पार्ट है। अभी देखो एडवांटेज एंड यूज़ ऑफ आईई और दैट इज़ द इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। इमर्जिंग जो हो रहा है अभी का, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसको आई नो कि पेन प्रॉपरली हमने मतलब ऐसा रूलिंग कॉपी में लिखा है इसलिए प्रॉब्लम होगा, मैं पढ़ूंगी आराम से, आपको बताऊंगी एक एक करके। जैसे कि हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके अब तक का कितना डेवलपमेंट हो चुका है उसके ऊपर बात करेंगे। पहला तो 2 पेज आपको दिया जाएगा, जैसे ट्रेडिशनल पॉइंट पे आया था टेलीकम्युनिकेशन, फिर सैटेलाइट, फिर सैटेलाइट का कैसे यूज़ किया गया जैसे ऑडियो विजुअल एड्स के अकॉर्डिंग। फिर आपको एडिशनल बेसिस पे मॉडर्न में यूज़ होना है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का यूज़ किया गया, मल्टीमीडिया अप्रोच का यूज़ किया गया। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेंशन है, ब्रीफ कंपोनेंट मेंशन है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सीपीयू क्या है। सम सॉफ्टवेयर जो डे टू डे लाइफ में आजकल हर एक स्मार्ट क्लास में, स्मार्ट जो भी एरियाज़, इवन आप जितने भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो ना, सब में आपके ये सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है। इसके बाद थोड़ा सा बस आपको मैं हिंट दूंगी, वहाँ से 6 पेज वहाँ से नहीं लिखना है, बस 1 से 1.5 पेज वहाँ से लिखना है जो नेक्स्ट पीडीएफ है गिवन। इतना पढ़ने के बाद उसको देखेंगे। ठीक है, जी का हेल्प बोलो तो उस प्रोग्राम का नाम भी हमें लिखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि एएनयू एंड वाईवीयू के बुक में एक जगह पे बस आईपी मेंशन कर दिया, बट डिटेल कुछ नहीं मेंशन किया, बट ये इम्पॉर्टेंट है अगर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम एंड यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन इंक्लूसिव सेटिंग, मतलब आज का जो सेटिंग है जहाँ पे एजुकेशन हमें हर एक बच्चे को प्रॉपरली देना रहता है, कंप्लीटली हर एक बच्चे को देना रहता है,
और मतलब वो चाहे डिजेबल्ड हो नॉन डिजेबल्ड हो, सारे बच्चों के लिए इक्वलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो उस हिसाब से हमें एजुकेशन के लिए जो सेटिंग प्रिपेयर करना पड़ता है, जिस अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने आईसीटी में भी बहुत बच्चों ने देखा होगा, क्या रहता है, इंडिविजुअल प्रोग्राम रहता है और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी बोल सकते हो, जो बच्चों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। सो इन इंक्लूसिव सेटिंग, ये इंक्लूसिव सेटिंग मेंशन है। इन इंक्लूसिव सेटिंग, IP is a systematic program. IP एक systematic program है और प्लान है sit for children with the special needs। किसके लिए है ना? स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं उनके लिए है। और स्पेशल नीड्स बच्चे मतलब जो स्पेशल एजुकेशनल डिमांड जिनके लिए है। ठीक है। और में और एक दिया गया है, इट रेफर्स टू ए केयरफुली डिजाइंड और सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। पहले अच्छे से बनाया जाएगा, फिर उसको सिस्टमेटिकली एक के बाद एक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी इवालुएटेड प्लान। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठ, मतलब जो छोटे छोटे से पॉइंट हमारे उद्देश्य है उसको पूरा अगर कर सके, उसके लिए जो प्लान रहेगा स्पेशल एजुकेशन के लिए, वो प्लान। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है ना? एलिमेंट्स ऑफ आईपी हमारे क्या क्या असेंबल्ड हुए हैं इस यूनिट्स में देखो। पहले तो ए स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। अच्छे से सुनो, आईपी का पूरा परफॉर्मेंस हिस्ट्री होता है। सपोज हम कोई बच्चों को ट्रीट करना चाहते हैं, हम डॉक्टर नहीं है बट एजुकेशनल बेसिस पे उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, सो वी नीड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड कि बच्चे का पहले का रिकॉर्ड क्या था, उसका एनुअल गोल क्या है, वो कैसे परफॉर्म करता है, क्या चीज़ उसको दिया जाए तो उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है। इसका पूरा फॉर्म बनता है। जैसे आप पीयर ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे आप टीचर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वैसे यहाँ पे बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है आईपी के थ्रू। उसी के बेसिस पे हम एक एक बच्चे को सर्टिफाइड करते हैं कि उन बच्चों का एजुकेशन में डिमांड क्या है, और आफ्टर दैट उसी के बेसिस पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, पहले तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मतलब उसका बच्चे का क्या रिजल्ट है, परफॉर्मेंस किस लेवल का दे रहा है वो दिखाना पड़ेगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ एनुअल गोल, तो एक पूरा स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे वाक्य नहीं बोल रहा है, मतलब एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके एनुअल गोल मतलब वार्षिक जो उसके उद्देश्य लक्ष्य हैं उसके बेसिस पे। फिर ये स्टेटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशनल सर्विसेज, अभी सारे बच्चों को तो एजुकेशनल सर्विसेज स्पेशल वाला नहीं चाहिए, तो हमें जिन बच्चों को चाहिए किस तरह का चाहिए उसका एक फॉर्मेट बनाना, डाटा कलेक्ट करना। देन एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन प्रोसीजर, अब हमने ढूंढ लिया है कि कौन से बच्चे को क्या चाहिए। आफ्टर दैट उनके लिए हम इवैल्यूएशन प्रोसीजर लाएंगे, मूल्यांकन विधि लाएंगे कि किस माध्यम से हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, उनके जो भी उद्देश्य है उसको देख सकते हैं और उनके उद्देश्य को हम पूरा करवा सकते हैं। इसी का ही मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी इतना हाई फाई हो, इतना यूज़ में आए कि बच्चे का बेनिफिट्स हो जाए। ठीक है। अभी इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है डेवलपिंग कॉम्पिटेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के कॉम्पिटेंस मतलब बच्चा एक्टिविटी करने में तत्पर हो जाए, बच्चा एबल्ड हो जाए, बच्चा कुछ करने के लिए इच्छा रखे, ऐसा हो। रिड्यूस द डेफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड, रिड्यूसिंग मतलब बच्चे के अंदर जो कमियां खामियां थी उसको कैसे हम ख़त्म करें, जो लैकिंग पॉइंट थी उसको हटाए कैसे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड, नॉर्मल एक लर्निंग बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई कर देता है। तो थिंक करो, आईपी प्रोग्राम तो बहुत ही वास्ट है, विथ टेक्नोलॉजी यहाँ पे चल रहा है, तो ये बच्चे का बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएगा। इम्प्रूविंग द एडेप्टिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, बच्चा जो बिहेवियर को ग्रहण कर सकता है उस बिहेवियर को अडेप्ट करना। डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर, बच्चे का जितने टाइप का सोशल बिहेवियर, सामाजिक जो बिहेवियर और व्यवहार दिखाता है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे का बोल चाल का ढंग चेंज करवाना।
some degrees of accountability for teacher to meet the needs of the individual child. अभी देखो जितना डिग्री ऑफ अकाउंट में हम चेक कर सकते हैं, मतलब करेक्ट कर सकते हैं इन बच्चों को, हम उतना ट्राई करेंगे। तो ये हमारा पर्पस है और नीड बोल सकते हो। अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईपी टीम इंडिया में कैसे बनते हैं, तो इस टीम में कौन कौन होता है? हेडमास्टर और द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, रेगुलर टीचर जो एजुकेशन टीचर है और क्लास टीचर, एंड स्पेशल एजुकेटर और रिसोर्स टीचर, पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इस टीम में कोई अलग कुछ नहीं है, टीचर है जो नॉर्मल टीचर हम सब रहेंगे, प्लस उनके स्पेशल टीचर्स और रिसोर्स टीचर्स, मतलब पेरेंट्स रहेंगे, एंड प्रिंसिपल रहेंगे स्कूल के और कॉलेज के। इतना ही। अभी इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हो रहा है वो देखो अच्छे से। ठीक है, आप चाहो तो और छोटा छोटा करके लिख सकते हो, मतलब इस पॉइंट्स को मैंने इतना बड़ा किया है, आप 3 लाइन में लिखो चलेगा। स्टेप 1 होता है रेफरल। स्टेप 1 होता है रेफरल। रेफरल का मतलब यहाँ पे होता है रेफर्ड, मतलब आपके हिसाब से। सपोज यहाँ पे 5 बच्चे हैं, एक है फिजिकल हैंडीकैप, एक है मेंटल रिटार्डेड, एक है स्लो लर्नर, एक है हियरिंग इम्पेयर्ड, एक है विजुअल इम्पेयर्ड, एक ऑटिज्म वाला बच्चा है। ठीक है, तो सबके ज़रूरतें अलग अलग है ना, तो उनके ज़रूरत के हिसाब से रेफर करना। द फर्स्ट स्टेप ऑल्सो रेफर्ड एज नीडिंग स्पेशल सर्विसेज। कौन से बच्चों को क्या चाहिए, तो एक फॉर्म दिया जाएगा। इसका फॉर्म ऑनलाइन में भी अभी अवेलेबल रहता है, हर एक यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से अलग अलग फॉर्मेट में ये मिल जाते हैं। और वो रिटन फॉर्म में, जैसे हम स्कूल कॉलेज में रिटन करते हैं ना, फॉर्म भरते हैं, तो वैसा ही ये फॉर्म है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक हिस्ट्री, मतलब क्या बोलते हैं, सोशल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री बच्चों के पूछे जाते हैं कि वो उनको पहले से कोई बीमारी था, उनके पेरेंट्स को कुछ था, या पेरेंट्स के कोई भी फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम था क्या, ये सारे डिटेल्स लिए जाते हैं इस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, ताकि हम बच्चों के जो नीड्स, एक्चुअल नीड्स होते, ज़रूरतें होते हैं, वो जान सकें। इट इज़ रेफरल इज़ मेड बाय, इफ़ द रेफरल इज़ मेड बाय द टीचर, अगर रेफरल को कौन बनाएगा? टीचर बनाए। दस द पेरेंट्स शुड बी इनफॉर्मल इन राइटिंग अबाउट द रेफरल। देखो, अगर टीचर ने बनाया रेफरल को, तो पेरेंट्स ही वहाँ पे एक रहेंगे जो इनफॉर्मल वे से सारे डिटेल्स को बताएंगे, बच्चों के नीड के हिसाब से क्या क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ बताएंगे। स्टेप 2, पहला स्टेप 1 इज रेफरल। स्टेप 2 में तो हम असेसमेंट दे रहे हैं, बहुत इजी है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया था उसके बेसिस पे हम असेस करेंगे। सो इट इज़ द सेकेंड स्टेप। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एजुकेशनल रेलिवेंट आइडियाज। एजुकेशन से जुड़ा हुआ बच्चों को जो भी आइडियाज़ चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों के लिए, और बच्चों का मतलब मुझे आपके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना, आपको देने के लिए, प्लस आप किस टाइप के बच्चे हो ये भी जानना है, तो आपसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो उसको हम 3 वे से करेंगे, जैसे मैंने अभी कुछ कुछ बोल दिया था। मेडिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीज़ क्या क्या है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या है, बच्चा एडेप्टिव लेवल में है या एटीट्यूड, नीड्स, इंटरेस्ट उसका कैसा है, एजुकेशनल एकेडमिक लेवल में वो कैसा है, लर्निंग स्टाइल कैसा है। ठीक है, इस बेसिस पे असेस किए जाएंगे। स्टेप 3, प्रोग्राम लर्निंग। सो इन दिस प्रोसेस देयर कम्स द प्रोग्राम लर्निंग नेक्स्ट। तो इस प्रोसेस में नेक्स्ट आता है प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग समझते हो, आपके हिसाब से मैं एक लर्निंग प्रोसेस को प्रोग्राम्ड करूँगी, मतलब बनाऊँगी, जैसे आपके जितने भी गोल्स हैं वो सारे पूरे हो जाए। ठीक है, आपके जो भी एजुकेशनल सर्विसेज नीड्स रहेंगे वो जैसे पूरे हो जाए, इसी को बोलते हैं प्रोग्राम लर्निंग। इफ शुड डिसाइड द स्पेसिफिक एजुकेशनल सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। तो हम बच्चों के हिसाब से स्टेट, इंक्लूडिंग स्टेट एनुअल गोल एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, दोनों को इन्वॉल्व करके प्रोग्राम लर्निंग को बनाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन, 4th पॉइंट पे। तो स्टेप 4 है इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच। मैंने जो प्रोग्राम्स बनाए और इम्प्लीमेंट किया,
तो वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। तो इम्प्लीमेंट हर एक बच्चों के लिए एक एक करके दिया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो जाता बच्चों में। स्टेप 5, इवैल्यूएशन। आफ्टर ए परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लीटली पूरा इम्प्लीमेंट होने के बाद, मतलब सही तरीके से उसका योजना काम करने के बाद, इवैल्यूएशन इज मेड, अभी मूल्यांकन करेंगे क्या सही में काम किया या नहीं किया। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसके उद्देश्य लक्ष्य के बिना तो नहीं हो सकता, छोटे छोटे उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि नहीं देखेंगे। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर के पार्ट में ये रहता है, अंदर के अंश में ये रहता है। याद रखना आपने कितना पढ़ा है, कितना किया है, अभी आप जैसे जैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में उसी के बेसिस पे पता चलेगा। स्टेप 6, कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट करना है। सो आईपी कम्स टू एन एंड, अभी तो आईपी का जो प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन है, लास्ट तक आ गया। इफ द गोल्स आर अचीव्ड, जो हमारे लक्ष्य थे वो पूरा हो गए। इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर मोडिफिकेशन, मतलब जो भी बिहेवियर में चेंजेस, परिवर्तन आना था आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन अगर आए, सो दैट मीन्स ये बहुत अच्छा हुआ है। नहीं आया तो इम्प्रूवमेंट नीड रहेगा, और इम्प्रूवमेंट ऑफ द एकेडमिक स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या हम क्लियर, क्या असुविधाएं हैं देखना पड़ेगा। आईपी इज़ द मेजर कंपोनेंट इंक्लूसिव एजुकेशन में, अगर कोई बड़ा कंसेप्ट है तो ये आईपी है। ठीक है, लोग समझते हैं ना असिस्टिव डिवाइसेस का मतलब है बस मटेरियल दे दो, बस कोई भी सिस्टम दे दो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही स्पेशल हैं तो इनके लिए बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। सो आईपी इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आईई, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का। बट इन इंडिया स्पेशल स्कूल्स आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, स्पेशल जो स्कूल्स हैं आईपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मोस्ट टीचर्स डू नॉट हैव कमांड ओवर द प्रोग्राम, मतलब मैंने बोला ना प्रोग्राम लर्निंग के बारे में सबको नहीं पता। प्रोग्राम लर्निंग का जो कंसेप्ट है बीएफ स्किनर ने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था, और उन्होंने उसके अंदर में इंस्ट्रक्शनल लर्निंग भी बनाया था, और जैसे कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस देना। आप लोगों को चाहिए ग्रुप में भी पढ़ाई करना है, कभी कभी आप लोगों का रिदम अलग अलग रहता है तो सबको अलग अलग वे से भी पढ़ाई करना है, मतलब सबका टाइमिंग अलग है, सबका ज़रूरतें अलग हैं, सबके नीड अलग होंगे उनके फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग, तो ये सब जानना पड़ेगा। बट जो टीचर्स होते हैं उनको प्रोग्राम लर्निंग के बारे में कोई जानकारी प्रॉपरली नहीं होता है, वो ट्रेंड नहीं होते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ करके कैसे प्रोग्राम को सेट किया जाए कि बच्चे खुद से पढ़ सके, या कैसे मटेरियल बनाए जाए उसको कैसे यूज़ किया जाए नहीं पता। दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन, टीचर्स ट्रेंड नहीं होते हैं प्रॉपरली। प्रोफेशनल्स सच एज स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन पर्सनल्स एट्सेट्रा, ये कोई भी स्पेशल एजुकेशन जहाँ पे सेंटर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहते, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशनल नीड वाला स्कूल्स होना चाहिए। तो वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उनके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो रहेंगे, मेंटल रिटार्डेड है तो साइकोलॉजिस्ट, और जैसे बोलते साइकाइट्रिस्ट रहेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए। प्लस रिहैबिलिटेशन पर्सनल्स, रिहैबिलिटेशन ऐसा सेंटर है जहाँ पे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा काम सिखाए जाते हैं उनके हिसाब से, ताकि वो अर्निंग करके कुछ अपना गुजारा कर सके। ठीक है, ये अवेलेबल होना चाहिए आईपी के टीम में, बट ये प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं नॉर्मल में। देन हेडमास्टर्स लाइक लीडरशिप क्वालिटी, अगर हेडमास्टर के पास क्वालिटीज़ ना हो लीडरशिप का तो वो नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। आईपी इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, वो पढ़ना चाहिए। तो ऐसा इन मोस्ट केसेस, पता है सबसे वीक पॉइंट पे कौन है, पेरेंट्स। तो अगर SWSN मतलब स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, CWSN है, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाया जाना चाहिए। बट पेरेंट्स का रहता है कि पेरेंट्स दो टाइप के हैं, एक होते हैं कुछ पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते,
और कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा हम जो चाहते हैं, तो वहाँ पे एक विकलांग बच्चा उनके घर में अगर पैदा हो गया तो वो हैंडल नहीं कर पाते। तो आईपी को हम इसलिए अच्छे से कोई भी स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ तो स्टार्ट हो गया है, तो टेक्नोलॉजी कैसे स्लो लर्नर डिजेबल्ड चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हेडिंग देना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी विच इज एम्प्लॉयड इन शेप ऑफ टूल्स। देखो ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ टूल्स में जो चीज़ें व्यवहार होती हैं, एड्स जो टीचिंग एड्स हैं, एप्लीकेशंस ऐप्स हैं, उसके माध्यम से बच्चों तक पहुंचता है। इट इज़ हेल्पफुल इन द कलेक्शन। ये कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे व्यवहार होता है, जैसे उनका डाटा कलेक्ट करना, स्टोर करना, यूज़ करना, स्टोरेज में स्टोर करना, रिट्राइव करना, अगर डिलीट हो गया है तो फिर से वापस लाना रिसाइकल बिन से। अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो हम लोग जेन्युइनली यूज़ कर लेते हैं सिर्फ डिलीट वाला पॉइंट। अगर हमें डिलीट नहीं करना रहता है तो हम रिसाइकल बिन तक ऐसे नॉर्मल डिलीट करके वहाँ पे वर्चुअली रख सकते हैं। ट्रांसमिशन कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, मैनिपुलेशन कोई चीज़ को मॉडिफाई करके देने के लिए, और दैट इज़ द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे फर्दर यूज़ कर सके, फर्दर कम्युनिकेशन एंड नॉलेज को बढ़ा सके। इसी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब चीज़ आता है ये वाला पॉइंट जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में शॉर्टकट वे से 2 पेज में बता देंगे। अब उसके बाद यूजेस बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। सो देखो एडवांटेज तो हम देख रहे हैं, यूज़ देखते हैं क्या है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आया है, स्टार्टिंग कैसे हुआ वो देखेंगे। तो पहले ना ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में चलते हैं, तो 2 टाइप का आ जाता है, एक होता है टेलीकम्युनिकेशन, एक होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मीन्स क्या है, means the carries of communication or information over a distance by any guided or unguided electrical or electromagnetical और मैग्नेटिक मीडियम। देखो कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है ना, हमारी इंफॉर्मेशन को और वॉइस को और कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। सो ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो सकता है और इलेक्ट्रिक का यूज़ करके हो सकता है। मतलब जैसे आप यूज़ करो आज के टाइम पे केबल का यूज़ किया जा रहा है या इंटरनेट कनेक्शंस का यूज़ किया जा रहा है। तो नॉर्मली अर्ली वाला पॉइंट पे चलते हैं। अर्ली जो कम्युनिकेशन था, टेलीकम्युनिकेशन, वो कैसा होता था। पहले का टेलीकम्युनिकेशन प्रीमिटिव एज, सबसे पहले, ठीक है, स्मोक्स यूज़ होते थे, धुआं, एक जंगल में कोई एक जगह पे धुआं कर देंगे और उससे सिग्नल सेंड करते थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंड करते थे कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर मिडिवल एज आया, जैसे पहाड़ों पे सब रहते थे तो हिल टॉप में रहना, और वहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे भेजा जाएगा, तो पिजन रखा जाता था, ठीक है, कबूतर, ठीक है, और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंडिंग किए जाते थे, कबूतर जा वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आता है टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। तो टेलीग्राफ एंड टेलीफोन के लिए पहले टेलीग्राफ हम लोग बोलते हैं। सार चार्ल्स व्हिटसन एंड सार विलियम फोदरगिल, ठीक है, व्हिटसन एंड फोदरगिल याद रखना, ये 2 पर्सन हैं जिन्होंने डेवलप किया था टेलीग्राफ। एंड टेलीफोन जो डेवलप किए थे दैट इज़ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड एलिस ग्रे, ठीक है, बस इतना लिखिएगा। 1839 में टेलीग्राफ आया था, 1876 में आपका टेलीफोन आया था, दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। फिर आया रेडियो टेलीविज़न 1901 में, ठीक है, एक पर्सन है, जैसे उनका नाम है गुगलिल मो, ठीक है, गुगलिल मो, मार्कॉम वायरलेस कम्युनिकेशन पहला हुआ। सो इन्होंने कहाँ पे किया था, कनाडा एंड पोडू एक जगह का नाम था, वहाँ पे पहला स्टार्ट किया था, किस चीज़ का, रेडियो टेलीविज़न में रेडियो का फर्स्ट स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद निकोल्स टेल्सा 1839 में रेडियो का उद्भावन किए थे। बीबीसी मतलब आपका जो कम्युनिकेशन होता है, बीबीसी लंदन, उस टाइम पे शेयर किया जाता था सैटेलाइट के थ्रू सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑल इंडिया बेसिस पे शेयर हुआ वो 30 सितंबर 1929 में हुआ। इतना ज़्यादा
आपको और इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज हमें बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्या हम इतना क्लियर है? एक दो सैटेलाइट चला, फिर उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स आ गए और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो सैटेलाइट से शुरू करते हैं। क्यों? हम क्या दिखाना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कैसा बढ़ रहा है, हम ये दिखाना चाहते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो बताएंगे, और किसके माध्यम से हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन विच इज़, हम बोल सकते हैं दैट इज़ चार्ज्ड बोलते हैं यहाँ पे, या फिर हम बोल सकेंगे कि वो चलता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट आर स्पेशली। सो स्पेशली ये अगर काम करना रहता है, उसको अगर यूज़ करना रहता है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू ही आप कर सकते हो ये टाइप के कम्युनिकेशन। पता है, मतलब लॉन्च जब हुआ था स्टार्टिंग में, तो कितनी ऊंचाई में ये लॉन्च हुआ था? 36,000 किलोमीटर्स एबव द इक्वेटर। ये अगर हमारा इक्वेटर है पृथ्वी का, वहाँ से 36,000 किलोमीटर्स एबव में, एबव के ऑर्बिट में, जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, उस ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट को इम्प्लीमेंट किया था, बिठाया था। इन इंडिया, आर्यभट्ट द फर्स्ट सैटेलाइट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए यूज़ हुआ। फिर देखो किसने दिया था ये? इसरो ने बनाया था, इसरो ने उसको लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 में। 19 अप्रैल 1975 में। एप्पल 1981 में आया। इनसेट 4, ये सारे सैटेलाइट का नाम है। एप्पल भी एक सैटेलाइट है, 1981 में आया। इनसेट 14 है ये, थोड़ा सा आपको दिखिए नहीं होगा। इनसेट 14 है, 1982 में आया। इनसेट 1B एंड इनसेट सी, ठीक है। इनसेट 1B, इनसेट सी, इनसेट डी, इनसेट 2, ये सारे आपके धीरे 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 आए हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट का फंक्शंस देखो कैसा होता है। एक नॉर्मल एक सैटेलाइट बिठाया, ठीक है, 36,000 किलोमीटर अबव इक्वेटर, ठीक है, बिठा दिया। अभी 2 अर्थ में स्टेशन बनेगा, ठीक है, स्टेशन बनेगा। ये तो सैटेलाइट है, अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ स्टेशन यूज़र है, यहाँ पे सारे यूज़र हैं, दोनों साइड में सेम लिखा गया, यूज़र टेरेस्ट्रियल सिस्टम, मतलब आपके अर्थ में ही है। वहाँ से इंफॉर्मेशन ऐसा गया, एक जगह से भेजा हमने सैटेलाइट के थ्रू, वो दूसरे जगह में जाके ट्रांसफ़र होगा। ऐसा होता था, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा होता है अभी तक भी। अब आते हैं आपके नॉर्मली मॉडर्न अप्रोच, मतलब मॉडर्न में हम टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ करते हैं। सो अगर एडिशन टू ट्रेडिशन ट्रेडिशन के साथ इम्प्रूव टेलीकम्युनिकेशन बढ़ा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आए, और उसके साथ जैसे कंप्यूटर, ई लर्निंग, मल्टीमीडिया अप्रोच हमने यूज़ किया। कंप्यूटर जो टर्म है ना, वो लैटिन टर्म है, एक लैटिन भाषा से लिया गया है कंप्यूटर वर्ड को। एंड कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम दूसरा नाम भी दे चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन और इलेक्ट्रॉन ब्रेन बोल सकते हैं। व्हिच स्टोर डाटा, आपको पता है ये इनपुट करता है, फिर डाटा को स्टोर करता है, फिर आउटपुट देता है। सो इंफॉर्मेशन एंड डाटा को ये सेव रखता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया, सी फॉर कैलकुलेट, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मेमोराइज, पी फॉर प्रिंट, यू फॉर अपडेट, टी फॉर टेबुलेट, ई फॉर दैट इज द रेस्पॉन्स, एंड सॉरी आर फॉर रेस्पॉन्स, ई फॉर एडिट। फिर से बोल रही हूँ, सी फॉर कैलकुलेट, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मैनिपुलेट और मेमोराइज लिख सकते हैं, पी फॉर प्रिंट, यू फॉर अपडेट, टी फॉर टैबुलेट, ई फॉर एडिट, आर फॉर रेस्पॉन्स, ठीक है। अभी हम जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन देखेंगे। फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर्स का बोल रही हूँ, 1951 to 58 फर्स्ट जेनरेशन। तो उन्होंने यूज़ किया क्या? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का, ठीक है। IBM कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी है नेटवर्किंग के ऊपर, उन्होंने बनाया और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का यूज़ किया। सेकंड जेनरेशन जो कंप्यूटर आया 1959 से 1964, इन्होंने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। और यहाँ पे बहुत सारे आपके टाइप्स भी बनने लगे हैं। सो इनका नाम जैसे हम बोल सकते, सो हॉनरवर्ड,
400 800 बोला गया, नाम याद नहीं है तो छोड़ देना, कोई नहीं। सिर्फ थर्ड जेनरेशन को अच्छे से देखना। 1965 से थर्ड से आगे की तरफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1965 टू 1970 जो कि यूज़ करता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स सब यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे इनको बोला गया मिनी कंप्यूटर्स। फोर्थ जेनरेशन वाला कंप्यूटर आया 1951 से 1985, यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, एप्पल 1 2 जो भी है। फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर है 1985 ऑनवर्ड्स, ठीक है। नॉर्मली फोर्थ जेनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं ये 1951 नहीं होगा, ये आपका 71 होगा, करेक्शन करना थोड़ा सा। 1971 टू 1985 लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हो रहा है। एंड 1985 से आगे का जो भी प्रोसेस है अभी तक का, वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 95 जैसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स दिए गए हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे परम है, परम 1000, अभी तो 8000 है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पीसीज मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इसे छोड़ के आगे चलते हैं ऊपर, जहाँ पे आपका ई लर्निंग बोला गया है। तो ई लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन नाउअडेज। ई लर्निंग के लिए ई स्कूल चाहिए, और ई स्कूल का मतलब होता है कहीं पर भी जहाँ पे बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, और वो अगर वर्चुअल क्लासेस में पढ़ाना चाहते हैं इंटरनेट का यूज़ करके तो पढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है, गैजेट्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, इसलिए ई लर्निंग बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल हार्डवेयर जैसे टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये सब का यूज़ हो सकता है। नाउ दीज आर यूज्ड इन एजुकेशनल अप्रोच टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट। आज के समय पे बहुत ज़्यादा ही इसको व्यवहार करके बच्चों का जो भी इशू है उसे सॉल्व किया जा रहा है। मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है? मल्टीपल एप्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, गैजेट्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? बोल दीजिए। माइक्रो कंप्यूटर में बहुत से टाइप्स हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। मैंने एक्स्ट्रा अपने लिए लिखा था, आप चाहो तो लिख सकते हो। जैसे उसका सब टाइप्स, पीसी जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए बहुत सारे बिट प्रोसेसर के थ्रू चलते हैं। सो 8084 टू 8087 प्रोसेसर के थ्रू चलता है। पीसी एक्सएम 8088 प्रोसेसर बिट्स पे चलता है। टाइप्स में और एक है पीसी80, ठीक है, 64 बिट, 32 बिट, 8 और 16 बिट, इसके हिसाब से चलता है। अभी देखते हैं ब्रीफ कंपोनेंट, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है, इतना ही है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, ठीक है। इनपुट में और भी है, ये तो एएनयू बच्चे, वाईवीयू बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इसको शॉर्टकट लिखना है ना तो कम लिख रहे हैं हम। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड है, माउस लिखा है जो एक्चुअल में चाहिए पढ़ाने के लिए भी, लाइट पेन, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड लुक लाइक के टाइप राइटर, जहाँ पे हम क्लिक करके कुछ टाइप कर सकते हैं। कुछ फंक्शनल कीज वहाँ पे प्रेजेंट है, अल्फ़ाबेटिक कीज प्रेजेंट है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज प्रेजेंट है, और डायरेक्शनल कीज भी प्रेजेंट रहते हैं। टैब की है, टैब, कैप्स लॉक, एक्सेप्शनल मतलब आपका एस्केप की प्रेजेंट है। तो बहुत सारे कीज प्रेजेंट रहते हैं। सो कीज के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। माउस क्या करता है? माउस इज द डिवाइस which द कर्सर इन प्लेस ऑफ द कीबोर्ड, मतलब ये शो करता है कर्सर कहाँ पे रहेगा, ठीक है। लाइट पेन कैसा है? लाइट पेन जैसे माउस जैसा ही काम करता है, और ये ग्राफिक्स में जेन्युइनली यूज़ किया जाता है। स्कैनर क्या है? इट प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन ऑन हार्ड डिस्क, ऑन ए हार्ड डिस्क। स्कैनर क्या कहता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है हार्ड डिस्क में, उसको कन्वर्ट करता है, स्टोर करके कन्वर्ट करता है, उसमें रखता है, फिर यूज़ में आएगा। जैसे डिजिटल कैमरा, इट कैन हेल्प टू फीड इनपुट ऑफ ए सीन इनटू द कंप्यूटर। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को देखने के लिए इसे यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमरा, वेबकैम भी बोला जाता है, जो पीसीज के साथ कनेक्ट होता है। अब आउटपुट डिवाइस जैसा है मॉनिटर, जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर कंट्रोल करता है। प्रिंटर, ये प्रिंट निकालता है, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ मैंने स्क्रीन पे देखा, उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लॉटर हेल्प्स इन हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में हेल्प करेगा।
कैसे हम वहाँ पे काम करें। स्पीकर, तो ये तो साउंड के लिए है, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर का यूज़ करते हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होता है। फिर देखो सीपीयू क्या है, माइक्रो प्रोसेसर विच रिमेन्स बिजी इन एक्चुअली प्रोसेसिंग द डाटा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं ना, ये डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी मटेरियल दोगे वो प्रोसेस करेगा। उसके अंदर तो बहुत सारे मेमोरीज का अभी बात चलेगा। इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, इसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। रीड ऑनली मेमोरी रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है, जो वोलाटाइल है वो रैम है, जो नॉन वोलाटाइल है वो रोम है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी वाला, सारे आपके एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, अभी उसके बाद हम कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में जेन्युइनली। ठीक है, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस, अच्छा यहाँ पे ना एम एस पावर पॉइंट मैंने 2 बार लिख दिया है, और एम एस एक्सेस 4 पॉइंट लिखना है आपको। तो एम एस वर्ड क्या है, ये तो वर्ड में ही बोल दे रहा है कि वर्ड है मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ की हेल्प करता है क्रिएट नीट एंड अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स इजीली एंड क्विकली। कोई चीज़ को टाइप करना है तो फटाफट हम लोग वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, जैसे देखो एडिटिंग, पैराग्राफ मेकिंग, मल्टीपल कॉपी बनाना, सेंटेंस बनाना, कोई चीज़ को इंसर्ट करना, इंसर्शन, स्पेलिंग करेक्शन करना, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करना, बॉर्डरिंग देना जहाँ पे फुट नोट एंड हेड नोट सब कुछ मेंशन होता है, टेक्स्ट टाइपिंग एट्सेट्रा। फंक्शंस को डिटेल नहीं दिया, छोटा छोटा दिया। अब देखो जैसे एम एस एक्सेल, तो एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं और वर्कशीट बोला जाता है। ये सॉफ्टवेयर में कॉलम्स एंड रोज रहते हैं, तो 256 कॉलम है, रो है 16,834 रोज है। और ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कैलकुलेशन में ज़्यादातर यूज़ करता है। ऊपर आपके रिबन होते हैं, जैसे रिबन कौन सा होता है जहाँ पे आपके होम, इंसर्ट, वो सब मेंशन लिखा रहता है, जैसे रेफरेंस, व्यू, एडिट, वो ऑप्शन रहता है उसको रिबन बोलते हैं। और नीचे आपका रहता है जैसे कि टास्क बार, टास्क को दिखाने के लिए, ऊपर आपके और भी रहता है टाइटल बार, स्क्रॉलिंग के लिए साइड में रहता है, और उसके साथ आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, सो होंगे। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। एम एस एक्सेल कंटेन्स वर्कबुक्स, बहुत सारे वर्कबुक्स को ये कंटेन करता है, स्प्रेडशीट। ठीक है, इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम द कंप्यूटर अरेंज द नंबर्स एंड फॉर्मूला एंड कैलकुलेटेड। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट में जाते हैं। पावर पॉइंट एक टाइप का प्रोग्राम है जहाँ पे हम ड्राइंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और कम समय में हम उसको स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड व्यूअर और प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्टर्स के थ्रू ये मूव करता है, बाकी का आप बना चुके हो अपने लैपटॉप में और उसको प्रोजेक्ट आउट किए, प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे आया तो बहुत अच्छा दिखता है। और ओवरहेड प्रोजेक्टर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन स्लाइड शो बोल दिया था, ये सब आपका यूज़ में आएगा। एम एस एक्सेस क्या होता है, इट इज़ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर program that part of MS Office allows the user to store, organize and manipulate information, both text and numerical data। आपके पास कोई डाटा है, कोई टेक्स्ट है, उसको हम चेंज करने के लिए MS Access का यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इतना क्लियर हैं? स्टार्टिंग पार्ट रहा ये वाला, ये जो इंट्रो एक दिया गया है ये लिखना है। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट है टेबल वाला, तो टेबल वाला चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, और कुछ कुछ है नीचे नीचे वो देखना पड़ेगा, देख लो पहले। बेनिफिट्स क्या क्या है, टेक्नोलॉजी तो बहुत बेनिफिट होते हैं क्लास में, जैसे डिफ्रेंशिएशन में, एसेसिबिलिटी में, एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन, डाटा कलेक्शन, कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंट लर्निंग। ठीक है, पता है अभी एक आप मतलब एजुकेटर बोल के ऐप भी चल रहा है जहाँ से मैंने इस टेबल को कलेक्ट किया है, देख सकते हो कॉर्नर में है अप एजुकेटर्स। तो अप एजुकेटर्स के थ्रू एक ऐप है, वो क्या करे, ऐसा ना डिफरेंट ऐप्स है तो इसको डिजिटल यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसे ऐप्स का नाम भी आप लिख सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है।
तो ऐसा देखो जैसे यहाँ पे मेंशन हो गया, of educators has trained 5000 plus teachers in using digital tools and technology in the classroom। समझ आया? सो यहाँ पे एक लाइन ये ऐड करना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स हैं, टेक्स्ट टू स्पीच ऐप, दो दो लाइन करके देना बस, हिंट, ठीक है। नेचुरल रीडर्स, वॉइस ड्रीम रीडर्स ऐप, क्लारो रीड, इंटरेक्टिव बोर्ड, जैसे कि हम लोग बोलते हैं वाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड, जैसे स्मार्ट बोर्ड देखो अभी बहुत सारे वेराइटीज आ रहे हैं, एक्टिव इंस्पायर, गूगल जैम बोर्ड। टच स्क्रीन में क्या आता है, जैसे टच स्क्रीन को हम यूजुअली अगर यूज़ कर सके तो बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, उसके बेनिफिट्स भी यहाँ पे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं, जहाँ पे जैसे हम लोग यूज़ करें जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइपी, ऑडियो बुक्स। अभी ऑडियो बुक्स का ये मेंशन करना है। एग्जाम्पल्स जैसे ना आजकल अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो बुक्स ऐप दैट कैन बी यूज इन द स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम, ऑडिबल, अमेजन ऑडियो बुक सर्विस। जैसे आपने कोई ऐप ओपन किया, कुछ परचेस करना है, देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पाते हो तो देख तो सकोगे, वो हो जाएगा, बट देख नहीं पाते हो, सुन पाते हो, तो आप ऑडिबल वाला पॉइंट को सिलेक्ट कर दोगे और दे दोगे जिस पर्सन को इशू है, तो वो सुन के कुछ कुछ अपना अपना परचेस कर सकता है, पढ़ सकता है, कोई काम कर सकता है वैसा। लिबी बाई ओवरड्राइव, स्टोरी टेल, गूगल प्ले बुक्स, एप्पल बुक्स एट्सेट्रा, और भी है कोबो बुक्स, हुपला, लिब्री बुक्स। फिर आता है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का अलग पॉइंट दिया गया। फिर देखो उसमें क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, जैसे इंस्पिरेशन मैप्स, पॉपलेट, सिंपल माइंड, माइंड मेस्टर, एक्स माइंड, लूसी चार्ज, गूगल। ये आपके टाइप्स इतने आपको दिए गए हैं, ठीक है। आपको दो दो पॉइंट्स करके यूज़ करना है और उसके एग्जाम्पल्स लिख देने हैं, इतना आपका काम है, ठीक है। इसको ओवरऑल जितना पॉइंट्स बोला गया ना, उसको ओवरऑली यहाँ पे दिया गया ये 6 पॉइंट्स। आप चाहो तो और एक काम कर सकते हो, ये 6 पॉइंट्स को लिख दिया कॉपी में और उसके एग्जाम्पल्स नीचे नीचे लिख दोगे, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ा हो रहा है ना इसलिए। तो देखो, द टीचर थॉट टू ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी, आज का टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है क्लासरूम में, राइट। सच एज टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब जो मैंने लिख दिया उसको कोई बोल के सुना दे उस बच्चे को, तो वैसे सॉफ्टवेयर भी प्रेजेंट है, जो लिखा गया है वो सुन सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। इनटू हर लेसन प्लान, ये ऐड करना है। सी बिगिन बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर टू रीड टेक्स्ट अलाउड टू हर स्टूडेंट्स। अभी देखो स्पेशल एजुकेशन आप टीचर बनेंगे तो इनके लिए आपको लेसन प्लान अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको लाउडली बताना भी पड़ेगा और सॉफ्टवेयर का यूज़ भी करना पड़ेगा। allowing them to hear the words and follow along the text at their own pace। अभी देखो जैसे आपने बोला था आईईपी का यूज़ मैम कैसे होगा, तो एक टीचर ने सोचा बहुत मेहनत हो रहा है इन बच्चों के लिए, तो क्या करें, क्योंकि सबका पढ़ने का स्टाइल अलग है, सबको रिमेंबर करने का स्टाइल अलग है, तो हमने ना ऑडियो बना के रख दिया, स्टोर कर दिया। अब बच्चे चाहे जब उसको अपनी पेस के अकॉर्डिंग, रिदम के हिसाब से, अपने समय के मुताबिक उसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं। तो दैट इज़ टू क्रिएट, देखो यहाँ लिख दिया ऑडियो रिकॉर्डिंग, इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, उसके लिए जिसको बच्चे सुन सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब देखो ये आप एजुकेटर से मैंने ये पूरा लिया हुआ है नोट्स आपको देने के लिए। जैसे टेक्स्ट टू स्पीच ऐप लाइक क्लारो रीड एंड नेचुरल रीडर, ये क्या करेगा बच्चों को हेल्प, ये आपका हेडिंग, ये आपका उसका मतलब। अब यहाँ से ही कर लेना फर्स्ट पेज से बस, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स मैं बता दूंगी, एग्जाम्पल्स ऐड कर देना बस, ठीक है। ऐसी स्टूडेंट गाइड करेगा बच्चों को विथ रीडिंग डिफ़िकल्टीज, जिन बच्चों को रीडिंग डिफ़िकल्टीज है, बच्चे क्लारो रीड और नेचुरल रीडर ऐप का यूज़ करके वो पढ़ सकते हैं, वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्रोमोटिंग एसेसिबिलिटी, खुद से ही यूज़ कर सकते हैं, उनके पीछे एक टीचर को लगा रहना पड़ेगा ऐसा नहीं है, मटेरियल यूज़ करके इंडिपेंडेंट लर्निंग कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या क्या आया ऐप, थोड़ा सा देख लेते हैं, डायरेक्ट देखना, ठीक है। क्लारो रीड एक ऐप है, नेचुरल रीडर भी एक ऐप है, वॉइस ड्रीम रीडर भी एक ऐप है, जहाँ पे वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज से, वेबसाइट से, पीडीएफ से हम इंफॉर्मेशंस को वॉइस से बच्चों को बताते हैं, हाई क्वालिटी वॉइस से, फीचर से बच्चों को बताते हैं, सबका मतलब ही एक है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे चलो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर बोलते हैं
तो जैसे सोच लो, बच्चे बहुत ही गरीब एरिया से आ रहे हैं, मतलब स्लम एरिया से, पढ़ नहीं पा रहे, और उसके ऊपर वो हैंडीकैप भी हैं। तो इन बच्चों को फैसिलिटीज़ चाहिए कि वो रिमोट एरियाज़ में रह के भी रिमोट लर्निंग कर सके, वर्चुअल कोलैबोरेशन ऑनलाइन लर्निंग कर सके। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को अलाउ किया जाएगा कि उनको सपोर्ट करे रियल टाइम में। रियल टाइम मतलब ऑन टाइम प्रेजेंट रह के। अब सोचो कि टीचर क्या सोएगा नहीं कभी? ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उनके लिए वॉइस पहले से ही मतलब बनाए रहेंगे। चैट जीपीटी जैसा यूज़ होता है। आज के टाइम पे आपके व्हाट्सएप में एक ब्लू रिंग जैसा मार्क आता होगा, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ जानना चाहो ऑन टाइम आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वैसा। तो रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या होता है? ये हेल्प करता है जैसे बच्चों को उनके थॉट्स को, आइडियाज़ को विजुअली देखने के लिए, बड़े आकार में देखने के लिए, प्लानिंग के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के साथ देखने के लिए। ठीक है। इंटरैक्टिव बोर्ड्स में क्या होते हैं? मैं इंडिविजुअली लिखने को मना कर रही हूँ क्योंकि हमारा नोट्स जो पहले हो गया है वो ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका है, तो हमें शॉर्ट देना चाहिए। तो ये टेबल बना देना, बस एग्जाम्पल्स दे देना, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना है, बेनिफिट्स वाला भी पॉइंट नहीं लिखना है क्योंकि हमने आईपी का बेनिफिट्स लिखा हुआ है, तो हमें नहीं चाहिए। बस ये टेबल वाला पॉइंट और स्पेशल टीचर्स जो एक इंट्रो दिया उसको लिख लेना, ठीक है। जैसे इंटरैक्टिव बोर्ड्स, नॉर्मली हम क्लासरूम में बोर्ड यूज़ करते हैं, तो वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, तो ऐसे बोर्ड्स का यूज़ करेंगे जैसे बच्चे को एंगेज करवा सको इंटरैक्शन में। बच्चा जैसे समझे कि वो इन्वॉल्व है क्लास में, वो जैसे इंफॉर्मेशन को ले सके, कोई चीज़ों को टच करके समझ सके, हाँ मैंने ये चीज़ सीखा, उसके मल्टी सेंसोरी लर्निंग हो, सेंस ऑर्गन्स एक्टिव रहे और लाइव पार्टिसिपेशन करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करे। ऑडियो बुक्स क्या होते हैं? जो अंधे बच्चों के लिए स्पेशली होता है, मैंने बहुत बार बोल दिया है, बच्चों के रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ऑडियो बुक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि उस बुक्स में जो भी प्रिंट रहेंगे मटेरियल, वो मटेरियल के साथ साथ एक मशीन यूज़ किया जाएगा जहाँ पे उस मटेरियल्स का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा और बच्चा सुन सुन के ऑल्टरनेटिव वे से पढ़ सकता है। इमर्सिव रीडर क्या है? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बोल दिया, इमर्सिव रीडर ये एक ना मालवेयर टाइप का है, जो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, दैट इज़ डिज़ाइन टू डैमेज और डिसेबल कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कभी भी अगर बच्चा कुछ गलत यूज़ कर रहा है, उसको ख़त्म करना है, तो इसको हम कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है। और इमर्सिव रीडर में टच स्क्रीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर, दैट इज़ द इमर्सिव रीडर। ये हेल्प करता है कि बेटर वे से स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में यूज़ हो, वैरायटी ऑफ फीचर्स देता है विद रीडिंग डिफ़िकल्टीज जिनको है, और चीज़ों को मतलब अगर जैसे हे सीरी बोलते हो ना, तो वैसा ही टाइप का है। आपको रीडिंग करना है, कोई चीज़ रीड करना है, तो इसके साथ आप बोल बोल के चिल्ला के रीडिंग कर सकते हो, वो भी बोलेगा, आपको भी बोलना है। जैसे कि लाइन फोकस, टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर ऑप्शन, हम जैसे बोलेंगे वो चेंज करते जाएगा। मतलब आप कंप्यूटर में काम कर सकते हो अंधे होते हुए भी, ठीक है। आप डिसेबल्ड हो फिर भी कर सकते हो, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप बोलोगे वो सुनेगा, वो काम कर देगा, ऐसा। ग्रामर प्रोनाउंसिएशन टूल्स, जो ग्रामर आपको लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ट्रांसलेशन ऐप भी होता है जहाँ पे ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। तो ऐसे करके आपको एग्जाम्पल्स बस ऐड करते हुए जाना है। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, बस एग्जाम्पल्स ऐड कर देना, दैट्स इट। इतना में इनफ है आईईपी। इतना ही लिखोगे ना, 8 पेज करीब अभी नोट्स बनेगा, 7 से 8 पेज का नोट्स बन जाएगा, इतना इनफ है और कुछ एक्स्ट्रा आपको लिखना नहीं है, ठीक है।